हेलो, माय नेम इज़ नेहा। हमारा जो एनटीएससी का एग्ज़ाम है उसमें आपकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी रहेगी वो हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड की हिस्ट्री देखेंगे, पढ़ेंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हमारे पास जो हिस्ट्री है इसका मतलब क्या है? तो हिस्ट्री इज़ अ वर्ड विच गिव्स अस नॉलेज अबाउट पास्ट। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी बुक है जो हमें पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनकी नॉलेज देता है। हिस्ट्री ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया जो वर्ड है इसी से ही बना है हमारे पास वर्ड हिस्ट्री। जो हिस्टोरिया है इसका मतलब क्या है? मीन्स नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। किसी भी चीज़ की, किसी इवेंट की जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जांच की गई और उससे हमें जो नॉलेज मिली, जिसका कुछ प्रूफ है, वो बन जाता है हिस्ट्री। ग्रीक पर्सन थे एक हेरोडोटस, उन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका। जो हिस्टोरिका बुक थी ये पहली बुक थी जो हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई थी। इसीलिए अब हेरोडोटस जो थे इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी हिस्ट्री के ऊपर, हिस्टोरिका। इसीलिए जो हेरोडोटस हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास जो हिस्ट्री है, क्या हर एक इवेंट जो पास्ट में हुआ था वो हिस्ट्री कहलाता है? नहीं। जिस चीज़ का हमारे पास प्रूफ है, कुछ सोर्सेज हैं प्रूफ्स के, वही जो चीज़ें हैं वो हिस्ट्री कहलाती हैं। तो हमारे पास क्या है? सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट नॉलेज ऑफ पास्ट इवेंट्स। हमें कौन सी चीज़ें जो पास्ट इवेंट्स की नॉलेज देती हैं, हमारे पास कुछ प्रूफ हो सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हम इसमें 3 टाइप्स के सोर्सेज पढ़ेंगे। फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमें कुछ जानवरों की बोन्स मिलती हैं, एनिमल्स की कुछ हमें बोन्स मिली, या हमने ज़मीन की खुदाई की, उसमें से हमें कुछ सिविलाइजेशंस के कुछ प्रूफ मिले। जैसे कि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये प्रेजेंट जो इंडिया है, पाकिस्तान है, उसमें हुई है। क्या हुआ कि जब ज़मीन की खुदाई की गई थी, ये ऑलमोस्ट 1920 में शुरू हुई थी खुदाई होनी, तो ज़मीन के नीचे से कुछ चीज़ें मिली, जैसे मूर्तियाँ मिली, कुछ बिल्डिंग्स निकल के आई ज़मीन के नीचे से। तो उससे हमें पता चला कि हमारे पास पुराने टाइम में कोई सभ्यता रही होगी। जैसे ज्वेलरी मिली, बैंगल्स मिली, जिससे पता चला कि फीमेल्स रही होंगी या लोग रहे होंगे जिन्होंने वो चीज़ें यूज़ की होगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही एक हमारे पास सिविलाइजेशन थी हड़प्पा। जैसे कि ज़मीन की खुदाई हुई तो नीचे से ऐसे पूरी की पूरी बिल्डिंग्स मिली, जिससे पता चला होगा कि कुछ लोग रहे होंगे उस टाइम पे जिन्होंने ये घर या बिल्डिंग्स बनाई होंगी। तो हमारे पास ये एक प्रूफ हो गया कि हाँ जी, हमारे पास कोई हिस्ट्री वाली चीज़ रही होगी। अब जैसे हमें कोई बोन्स मिलती है, हम बताते हैं कि एनिमल जो है इतने साल पहले हुआ होगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम कार्बन डेटिंग की हेल्प से हम स्टडी करते हैं कि कोई हमारे पास बोन है, ये कितने साल पहले किसी एनिमल की होगी। या फिर हमारे पास कुछ इंस्क्रिप्शंस होती हैं, जैसे कोई वॉल है उस पर कुछ भी लिखा मिला, हमें कुछ भी लिखा मिला तो हम उसको भी स्टडी करते हैं। ये क्या है? सारे हमारे पास फॉसिल्स हैं। सेकेंड इसकी एग्जांपल होगी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में हमारे पास आ जाता है, जैसे एग्जांपल इंडिया की ही ले रही हूँ मैं, ताजमहल। अब ताजमहल है, हम लोग देखने जाते हैं, वहाँ पे एक चीज़ है जो हमें बताती है कि हाँ जी ये 400-500 साल पहले किसी ने बनवाई थी, उसका सारा हमारे पास प्रूफ है। तो ये भी क्या है? हमारे पास एक सोर्स है। जैसे चार मीनार है हैदराबाद में, जैसे क्वाइंस, हमारे पास कुछ पुराने सिक्के, कुछ राजे महाराजाओं के टाइम के हमारे पास कुछ, या कुछ स्टैचूज, कुछ मूर्तियां हमें मिलती हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वाइंस हैं,
ये बहुत पुराने कॉइन्स हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ, अब देखो हमारे पास गॉड ने तो कॉइन्स नहीं बना के भेजे होंगे, इंसान ने ही बनाए होंगे, तो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई रहा होगा जिन्होंने ये कॉइन्स बनाए। चार मीनार है हैदराबाद में, ठीक है, इट इज इन हैदराबाद, तो ये हमारे पास एक सोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है डेट इज अ लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं कि किसी ने कुछ लिखा, जरूरी नहीं कि कोई बुक ही हो, कुछ भी कहीं पे भी कुछ लिखा मिला, वो हमारे पास हो जाते हैं लिटरेरी सोर्सेज, जो हमें नॉलेज देते हैं अबाउट द पास्ट इवेंट। अब लिटरेरी सोर्सेज जो है ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट होते हैं रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज मतलब कि किसी पर्सन ने कोई धर्म के ऊपर, कोई रिलीजन के ऊपर कुछ लिखा, वो होते हैं रिलीजियस सोर्सेज। जैसे कि महाभारता बुक लिखी गई, किसने लिखी? व्यास नाम के पर्सन ने। रामायणा लिखी किन्होंने? वाल्मीकि ने। रामायणा से हमें पता चला कि हाँ कोई लॉर्ड राम हुए थे। हमें महाभारत से पता चला कि हाँ जी कोई लॉर्ड कृष्ण हुए थे, ठीक है, कोई बैटल हुई थी। जैसे कि एक और एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब है जो सिख रिलीजन में लिखा गया, उसका हमारे पास प्रूफ है कि आज से 300 या 400 साल पहले कुछ गुरुज हुए थे, उन्होंने जो जो किया हमें उसकी नॉलेज मिलती है फ्रॉम दैट बुक्स। नॉन रिलीजियस सोर्सेज कि जिसमें रिलीजन के बारे में नहीं लिखा हुआ, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई किंग हो सकता है, कोई क्वीन हो सकता है, कुछ भी, कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, जिनके बारे में कुछ बुक्स लिखी गई हों। जैसे कि इंडिका बुक लिखी थी मेगन थीम्स नेम के पर्सन ने। इंडिका जो थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखी गई थी। जैसे कि अकबरनामा, अकबरनामा ये बायोग्राफी है किसकी? अकबर की। अकबर के बारे में तो हमें सबको पता ही होगा, जो अकबर था ये मुगल रूलर था। अबुल फैजल नेम के पर्सन ने इनके जीवन के बारे में लिखा, तो हमें उनकी नॉलेज मिलती है। तो ये हमारे पास हो गए हैं लिटरेरी सोर्सेज। नेक्स्ट उसके बाद है डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन इन्वेडर्स। हम अपनी हिस्ट्री में बार बार वर्ड यूज करेंगे इन्वेडर। इन्वेडर जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन बाहर से इंडिया में आया, उसका कोई भी रीजन हो सकता है कि वो घूमने के लिए आया, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आया, उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लूट मार करने के लिए, या फिर इंडिया के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो हमारे पास कुछ इन्वेडर्स हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट किंग या क्वींस के टाइम पीरियड के समय में हमारे पास आए इंडिया में। जैसे कि ह्यूम त्सांग बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ये एक चाइनीज़ थे जो कि एक हर्षवर्धन नेम का रूलर था, उसके टाइम पीरियड पे आए। इन्होंने जैसे बताया, लिखा कहीं पे कुछ कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, तो ये हमें प्रूफ देता है। जैसे इब्न ए बतूता, हमारे पास एक इब्न ए बतूता नेम के पर्सन हुए थे जो मोरक्को से आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इनके टाइम पे इब्न ए बतूता आए थे जो कि एक राइटर थे। ये एक राइटर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस टाइम पे इंडिया आए, इन्होंने अपनी इंडियन जर्नी के ऊपर बुक लिखी थी सफरनामा। तो इनकी इस बुक से हमें नॉलेज मिलती है कि ये इंडिया आए थे। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो भी कुछ रहा था, उस टाइम पे किस तरह का बिजनेस हुआ करता था, किस तरह के लोग थे, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, वो सब इसने एक्सप्लेन किया था किसमें? सफरनामा में। अब उसके बाद है हमारे पास हिस्ट्री में डिवीजन ऑफ पीरियड्स। अब देखो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास दो तरह के पीरियड्स होते हैं, एक तो एडी, एक होता है बीसी। अब हमारे पास बहुत पहले क्या हुआ था कि जो पूरा वर्ल्ड था उसमें अलग अलग टाइम पीरियड्स चल रहे थे। जैसे लेट्स सपोज हम बोलें कि इंडिया में चल रहा होगा कि 1001, तो किसी देश में वो चल रहा होगा 1003। मतलब किसी को कोई टाइम पीरियड पता ही नहीं था। जब रूलर्स हुआ करते थे
तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने ईयर्स बता देते थे कि हाँ जी अब ये टाइम पीरियड चल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब पूरा वर्ल्ड था वो यूनाइट हुआ, तो वहाँ से हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो स्टार्ट हुआ, जो कि 0 AD से लेके शुरू हुआ था और आज हमारे पास चल रहा है 2021 AD। Now what is the meaning of AD? AD is Anno Domini। Anno Domini ये एक ग्रीक वर्ड है Anno Domini। जो अब जैसे हमारे पास मेरी एग्जांपल दी है कि हमारे पास 2020 जो है ये एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हमारा अब कैलेंडर है 2020, 2019, 2021, 22 जो भी होगा, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ये एक पादरी थे ग्रिगोरी, इन्होंने ये कैलेंडर स्टार्ट किया था। कब से? 0 AD से। उसके बाद हम अब तक 2021 में पहुंच चुके हैं। 0 से स्टार्ट होके ये अब 2021 तक पहुंचा है। ये कब शुरू हुआ? हमारे पास जीसस क्राइस्ट एक क्रिश्चियन गॉड हैं। जब इनका बर्थ हुआ उस पर्टिकुलर ईयर से ये कैलेंडर शुरू किया गया था। और हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो जीसस क्राइस्ट थे इनका बर्थ कहाँ हुआ था? इजराइल कंट्री के जेरूसलम इसकी कैपिटल है। जेरूसलम इसकी कैपिटल है। उसके एक बेथलहेम नेम के सिटी में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। जब इनका बर्थ हुआ था उस टाइम को लिया गया 0 AD और आज हम पहुंच चुके हैं 2021 AD में। तो ये तो हो गया कि इनके बर्थ के टाइम पे जो शुरू हुआ और अब तक जो चल रहा है। इससे पहले क्या था हमारे पास? इससे पहले जो टाइम पीरियड था उसको बोलते हैं BC, जिसका मीनिंग है बिफोर जीसस क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट BC का मीनिंग है। इनके बर्थ से पहले जो टाइम पीरियड था वो बैकवर्ड काउंट शुरू होता है। बैकवर्ड काउंट करते हैं उसको। जैसे कि हम बोलें कि हमारे पास है 100 BC टाइम पीरियड है और हमने बोलना है कि हमने 5 साल आगे जाना है, तो हम उसको लिखेंगे 995 BC। ये पीछे की तरफ काउंट होता है, पीछे से शुरू होकर के ये 0 BC तक चलता है, जबकि आदि मानव हुआ करते थे जब कोई भी सिविलाइजेशन नहीं हुआ करती थी। उसके बाद जो हमारे पास BC ईरा है इसके बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में इतना क्वेश्चन नहीं आता है। हम जो पढ़ेंगे वो AD ईरा ही पढ़ेंगे। जो AD है उसको CE भी बोला जाता है। नाउ व्हाट इज CE? इट इज कॉमन ईरा। ईरा मीन्स युग। कॉमन ईरा मीन्स जब पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड कॉमन हो गया था। ये अगर आज हमारे पास इंडिया में 2021 है तो पूरे वर्ल्ड में ही वो 2021 है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉमन ईरा, जो पूरे वर्ल्ड में सेम चल रही है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि AD और CE एक ही चीज़ है। और जो BC है इसको BCE भी बोला जाता है, मीन्स बिफोर कॉमन ईरा। बिफोर कॉमन ईरा। ओके, उसके बाद जो हमारे पास हिस्ट्री है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसको कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में ये होता है कि हमारे पास जो सिविलाइजेशंस हैं, जैसे कि जो सभ्यता है वो कैसे बनी। सबसे पहले जो ह्यूमन था वो आदि मानव था, जंगलों में रहा करता था। देन वो कच्चा मांस खाता था, कोई उसके पास आग नहीं थी जिससे वो खाना पका सकता था, कोई कपड़े नहीं होते थे, वो ऐसे ही जंगलों में रहता था। फिर धीरे धीरे उसने केव्स में, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया।
हमारे पास फायर जो है, आदि मानव को पता चला कि अगर मैं पत्थर से पत्थर को रगड़ाऊंगा तो वो फ्रिक्शन हो जाएगी और उससे क्या होएगी, फायर नेम की कोई चीज़ बनेगी, जिससे उसने अपना जो मांस था उसको पकाना शुरू कर दिया। देन धीरे धीरे सिविलाइजेशन आगे चली तो घर बनने शुरू हो गए, पहले कच्चे घर थे, देन पक्के घर बनने शुरू हुए, धीरे धीरे फिर हमारे पास हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन उसके बाद फिर रूलर्स हुए, जैसे मौर्यन डायनेस्टी हो गई, गुप्ता पीरियड हुआ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एंशियंट हिस्ट्री में हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में मेडिवियल हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री है। मेडिवियल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इंडिया में मुगल्स आए, मुस्लिम्स आए, मुगल्स आए, इन्होंने इंडिया पर अटैक्स किए, अपना रूल इस्टेब्लिश किया, सदियों तक इन्होंने रूल किया, सेंचुरीज तक इन्होंने रूल किया। देन उसके बाद फिर हमारे पास यूरोपियंस आए, यूरोपियंस ने इंडिया पर रूल किया, जिसमें हमारे पास डच पढ़ेंगे, हम फ्रेंच पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे, ये सब लोग आए, इन्होंने बिजनेस किया। देन फाइनली हमारे पास आ जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईरा, कि हमारे पास जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईरा कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। देन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए, हमारे पास रिवोल्ट्स हुई इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इसमें हम अपनी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये सब हम पढ़ेंगे अपनी इन द मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें अपनी मेडिवियल हिस्ट्री, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अबाउट द रूलर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो रूलर हुए हैं डेट इज द मीर कासिम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया। पहले मुस्लिम कौन थे जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया, वो थे मीर कासिम। अब जो मीर कासिम थे ये इंडिया में आए, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए आए, सक्सेस नहीं हो पाए अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए। अब हम ना दो चीज़ें बार बार हिस्ट्री में यूज़ करेंगे, एक तो हम बोलेंगे फाउंडर ऑफ मुस्लिम ईरा, एक हम बोलेंगे रियल फाउंडर। जो फाउंडर होंगे वो तो होंगे सबसे पहले, जैसे कि मीर कासिम इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम ईरा इन इंडिया। उसके बाद अगर किसी पर्सन ने ज़्यादा काम किया उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए और वो सक्सेस हो गया, ज़्यादा टाइम तक उसका चला, तो हम उसको बोलेंगे रियल फाउंडर। जैसे कि मोहम्मद गौरी, जो मोहम्मद गौरी हैं ये एक्चुअली में सफल हुए थे सबसे पहले मुस्लिम अपना इंडिया में रूल इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो हो जाएंगे रियल फाउंडर। ओके, तो जो मीर कासिम थे ये सबसे पहले आए थे इंडिया में, जिन्होंने अटैक किया था फ्रॉम इराक, ये इराक से थे। एक हमारे पास हम वर्ड यूज़ करेंगे थ्रोन, हिस्ट्री में हम वर्ड यूज़ करेंगे थ्रोन, जिसका मतलब है चेयर या फिर गद्दी जिस पे राजा महाराजा बैठते थे। एक हम वर्ड यूज़ करेंगे इसमें इन्वेड, मैंने आपको पहले भी बताया है इन्वेड का मतलब कि कोई बाहर से आया इंडिया में, उसने अटैक किया इंडिया पे फ्रॉम द पॉइंट कि उसने लूट मार करनी है या फिर अपना इंडिया पे जो कब्जा है वो करना है। He was the first Muslim to invade India in 712 AD। 712 AD में ये इंडिया में आए थे और इनका जो बर्थ था वो 695 AD में हुआ था। मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ 17 साल के थे जब इंडिया में आए थे, 17 ईयर्स। बट इनकी जो डेथ थी वो 20 साल की उम्र में हो गई थी 715 में, इसीलिए ये इतना सक्सेस नहीं हो पाए थे इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि 3 साल बाद ही इनकी जो डेथ हो गई थी।
इनके बारे में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं जो हमने लर्न करने हैं। The only impact of his entrance that he introduced जजिया टैक्स in India। इनकी एंट्रेंस का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में वो था जजिया टैक्स। जजिया टैक्स जो था ये एक ऐसा टैक्स था जो मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया में शुरू किया था। इन्होंने लगाया नहीं था, लेकिन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि इंडिया में इस तरह का कोई टैक्स होना चाहिए। इंडिया जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री था, बहुत ज़्यादा रिच कंट्री था और बहुत ज़्यादा धार्मिक भी था। यहाँ पे जो लोग थे वो अपने देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए दूर दूर तक जाते थे। तो इसने कहा कि इंडिया में एक ऐसा टैक्स होना चाहिए कि अगर कोई भी लोग किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो उस एरिया का जो पर्टिकुलर रूलर होगा वो उसको टैक्स देकर जाएंगे, परमिशन लेकर जाएंगे। जब उनको परमिशन मिलेगी तो उनको वो टैक्स पे करना होगा। ये था जजिया टैक्स। अब ये जो जजिया टैक्स था इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि ये किसने शुरू किया या क्या क्या इसके बारे में है। सबसे पहले तो जो जजिया टैक्स था ये एक फिरोज शाह तुगलक नेम के रूलर हुए तुगलक वंश में, उन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने स्टार्ट किया लेकिन अकबर हुए थे उन्होंने इसको बंद करवा दिया था। अकबर जो था बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन था। दोबारा से औरंगज़ेब ने स्टार्ट किया, रीस्टार्ट बाय औरंगज़ेब। फाइनली जो जजिया टैक्स था एक जहांगीर शाह नाम का रूलर हुआ था मुगल रूलर्स में, लेटर मुगल्स में। इन्होंने फाइनली इस टैक्स को इंडिया से बंद किया था। मीर कासिम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीर कासिम के ऊपर चाचा नामा बुक लिखी थी किन्होंने, अली अहमद के नाम के पर्सन ने, और इनकी लाइफ के बारे में बताया था। हमारे पास जो रूलर्स होंगे, ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम रूलर्स, जो भी रूलर्स होंगे उनके टाइम पे कोई राइटर्स हुए या फिर जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई, कोई बुक्स लिखी गई, वो हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये हमने अच्छे से लर्न करनी है। उसके बाद जो सेकंड पर्सन आए डेट इज़ द मोहम्मद गजनी। मीर कासिम के बाद अगर किसी ने इंडिया पर अटैक किया तो वो मोहम्मद गजनी था। लेकिन जो मोहम्मद गजनी का मेन मोटिव था इंडिया पर अटैक करना, वो अपना रूल इस्टेब्लिश करना नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा लालची था। इसका मेन मोटिव था इंडिया की जो वेल्थ थी, इंडिया के जो रिच टेम्पल्स थे वहाँ पर लूट मार करनी। लेकिन जो मोहम्मद कासिम थे या मीर कासिम थे, उनका जो मेन मोटिव था वो था इंडिया पर राज करना। मोहम्मद गजनी जो थे ये अफ़गानिस्तान से थे। अफ़गानिस्तान में एक गजनी नाम की रियासत थी। अपनी जो बर्थ प्लेस थी उसी का नेम इन्होंने अपने नेम मोहम्मद के पीछे लगाया हुआ था। जो मोहम्मद गजनी है, गजनी को गजनवी भी बोला जाता है, ये एक ही चीज़ है। ओके, जो मोहम्मद गजनी था इसका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 971 एडी में। कहाँ? गजनवी में या गजनी में। इनके जो फादर थे उनका नेम था सबुकतागिन, जो कि रूलर थे कहाँ के? गजनी के रूलर थे। जो सबुकतागिन थे जब भी ये लड़ाई करने जाते थे तो इनका जो बेटा मोहम्मद गजनी था वो इनकी बहुत हेल्प करता था। और मोहम्मद गजनी एक्सपेक्ट करता था कि जब उनके फादर की डेथ होगी तो जो गद्दी होगी वो उसी को ही मिलेगी। मोहम्मद गजनी का एक भाई था इज़राइल खान। सबुकतागिन जो थे इनकी डेथ हुई 997 एडी में। लेकिन जो सबुकतागिन थे उनको पता था कि जो मेरा बेटा है मोहम्मद गजनी वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, तो मरते वक्त इन्होंने अपनी जो गद्दी थी वो किसको दे दी? इज़राइल खान को दे दी। लेकिन मोहम्मद गजनी को अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने इज़राइल खान को किडनैप कर लिया और अगले ही साल 998 एडी में गजनी ने अपना जो एम्पायर था वो कैप्चर
कर लिया। उसके बाद जो मोहम्मद गजनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया पर कितने बार अटैक किया? मोहम्मद गजनी ने इंडिया पर 17 बार अटैक किया था। क्यों किया था? टू ड्रेन द वेल्थ ऑफ इंडिया, इंडिया की जो वेल्थ थी उसको लूट कर ले जाना अपने देश। हम इसके 17 के 17 अटैक नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, हम इसके कुछ अटैक्स ही पढ़ेंगे। जैसे कि इन सेकंड अटैक, इन्होंने जो सेकंड अटैक किया था 101 एडी में, इन्होंने जयपाला नेम का रूलर था, पंजाब का रूलर था, उस 1001 में जो पंजाब था वहाँ का रूलर था जयपाला पर अटैक किया। और जो वो अटैक था वो वाहिंद नाम की एक जो जगह थी वाहिंद, वहाँ पर किया था, इसीलिए इस अटैक को बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद। फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद बोला जाता है इसको। जयपाला पर अटैक किया। जो जयपाला था वो बुरी तरह से इस लड़ाई में हार गया। हारने के बाद जयपाला को अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने खुद को ही आग लगाकर अपना जो जीवन था वो ख़त्म कर दिया, सुसाइड कर लिया जयपाला ने आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद। इन सिक्स्थ अटैक, जब इन्होंने अपना सिक्स्थ अटैक किया था वो अगेन पंजाब पर किया था, और उस वक्त पंजाब के जो राजा थे वो आनंद पाला थे, जो कि जयपाला के बेटे थे, जो कि 1008 एडी में किया था। अब जो आनंद पाला थे, यहाँ पर जो लड़ाई हुई इसको बोला जाता है सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद। आनंद पाला जो थे वो अपने फादर की हार का बदला लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने और कई रूलर्स को इनवाइट किया अपनी हेल्प के लिए, पूछा उनसे, जैसे कि कहाँ कहाँ के रूलर्स थे, जैसे कि दिल्ली, उज्जैन, अजमेर, कन्नौज, कलिंजर। ये कुछ जगहें थी जिनके रूलर्स को आनंद पाला ने हेल्प के लिए बुलाया कि आप आओ और मेरी हेल्प करो अगेंस्ट मोहम्मद गजनी। इन सब ने हेल्प की आनंद पाला की, लेकिन गजनी इतना ताकतवर था कि उन्होंने इन सब को डिफीट कर दिया और लड़ाई को जीत गया। उसके बाद इन्होंने जो अपना 16th अटैक किया, जो मोहम्मद गजनी था उन्होंने अपना जो 16th अटैक किया वो 1025 में किया, और ये बहुत बड़ा अटैक था। ये बहुत बड़ा अटैक था। किस पर किया था? गुजरात में एक शिवा का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल, वहाँ पर इन्होंने ये अटैक किया था। टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ से सब कुछ लूट के ले गया था। जब ये वापस जा रहा था अपने होम कंट्री, तो रास्ते में हरियाणा में कुछ जाट थे जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की कि हमारे जो लॉर्ड शिवा है उनका टेम्पल तोड़ करके उनका जो सारा चढ़ावा है वो ले करके वो जा रहा है, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से ये बचकर निकल गया था, वापस गया अफ़गानिस्तान। वहाँ से बहुत सारी आर्मी लेके आया वापस अगले ही साल, और इसने अपने लास्ट अटैक में जो हरियाणा के वो जाट थे उनको मारा, उन पर हमला किया। अब जो मोहम्मद गजनी था, इसके टाइम पे इनके जो कंटेम्परेरी, मतलब कि इनके जो टाइम पे राइटर्स रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हमें पूछा जाता है कि ये राइटर है, पर्टिकुलर राइटर का नेम, या तो हमें ये पूछेंगे कि किस रूलर के टाइम पे रहे हैं, या फिर हमें ये पूछेंगे कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो सबसे पहले जो राइटर अल बरूनी, इन्होंने बुक लिखी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। देन फिरदुआसी ने बुक लिखी थी शाहनामा। थर्ड पर्सन उत्बी ने जो बुक लिखी थी वो थी किताब उद यामिनी। एंड वाहिकी, इन्होंने बुक लिखी थी तारीख ए सबुकतागिन, जिसमें कि इन्होंने सबुकतागिन के जीवन के बारे में लिखा था, और इन्होंने यहाँ पे किताबुल हिंद में लिखा था इंडिया के बारे में।
नेक्स्ट पर्सन है मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट पर्सन मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी हैं इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इंडिया में रियल फाउंडर बोला जाता है इनको मुस्लिम रूल के। सबसे पहले तो ही वॉज फ्रॉम शेषवानी वंश फ्रॉम टर्की। टर्की देश के शेषवानी वंश, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया में राजपूत वंश, तो शेषवानी वंश से थे मोहम्मद गौरी। इन 1179 गौरी कैप्चर्ड सिंध एंड कश्मीर। इन्होंने सिंध और कश्मीर पर हमला किया था इन 1179 और उसको कैप्चर कर लिया था। एट द सेम टाइम, उस टाइम पे दिल्ली एंड अजमेर वॉज रूल्ड बाय चौहान डायनेस्टी। हमारे पास इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी चौहान डायनेस्टी हुआ करती थी, जो कि अपने टाइम की बहुत ही ज़्यादा रिच पावरफुल डायनेस्टी थी। उस टाइम पे दिल्ली और अजमेर पर रूल कर रही थी। पृथ्वीराज चौहान 3। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3? जब राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने जैसे फादर के नेम से बेटे का नेम, बेटे के नेम से आगे उसके बेटे का नेम, मतलब कि सेम नेम रखा करते थे। तो जैसे चौहान डायनेस्टी है तो उसमें 3 पृथ्वीराज हुए, पृथ्वीराज 1 2 3। लेकिन वो 1 2 3 नहीं यूज़ करते थे। ये जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो बुक्स लिखी जाती हैं, उस टाइम पे ये 1 2 3 मेंशन किया जाता है ताकि हम लोगों को या स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो कि हम किस पृथ्वीराज चौहान की या किस पर्टिकुलर रूलर की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान 3 जो थे उनका रूल चल रहा था उस टाइम पे 1179 में। जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, जो उनका कोट मतलब उनका राज्य, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके राज्य में बहुत सारे कलाकार हुआ करते थे, सिंगर्स, डांसर्स, राइटर्स, इस तरह के जो कलाकार होते थे वो अपने राज्य में रखते थे और कुछ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। जैसे कि जो पृथ्वीराज चौहान का एक फ्रेंड भी था और उनका कोर्ट पोएट भी था, कवि भी था, जिनका नेम था चंद्रबरदई। चंद्रबरदई जो थे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, इनकी लाइफ के ऊपर और यू कैन से कि इनकी बायोग्राफी लिखी थी, बायोग्राफी जिसका नेम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नेम की बुक लिखी थी। गौरी ने 16 बार अटैक किया था चौहान डायनेस्टी पर और हर बार हारे थे। अगर हमें पूछा जाए कि गौरी ने चौहान डायनेस्टी पर कितने बार अटैक किया तो हम बोलेंगे 16 टाइम्स, और अगर हमें पूछा जाए कि मोहम्मद गजनी ने इंडिया पर कितने बार अटैक किया था तो वो होगा 17 टाइम्स। सबसे पहले इन 1191 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन जो थी एक जगह थी, उसमें लड़ाई हुई थी बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान 1191 में। सो इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इस लड़ाई में जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने बुरी तरह से हरा दिया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी। 1192 में दोबारा से आया और उसने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। गौरी गॉट डिफीटेड हियर। देन इन 1192 in the second battle of Tarain, he again attacked on the Chauhan dynasty or you can say on the Prithviraj Chauhan। ये जो लड़ाई थी इसमें जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी था, इसके साथ मिल गए कौन? राजा जयचंद। जो राजा जयचंद थे ये एक गढ़वाल रूलर थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास चौहान डायनेस्टी, तो पृथ्वीराज जो राजा जयचंद थे ये एक गढ़वाल डायनेस्टी हुआ करती थी।
गढ़वाल डायनेस्टी थी, वहाँ के उस डायनेस्टी से राजा थे। अब राजा जयचंद ने एक मुगल की हेल्प की अगेंस्ट एन इंडियन रूलर, तो उनको कुछ प्रॉब्लम होगी। जो राजा जयचंद थे, इनकी एक बेटी थी, डॉटर थी, जिसका नेम था संयोगिता। संयोगिता, जो संयोगिता थी, शी वॉज इन लव विद पृथ्वीराज चौहान, और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जो राजा जयचंद थे वो लव मैरिज के खिलाफ थे। ये एक किस्सा भी है कि एक बार क्या हुआ कि राजा जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया। जब उनको पता चला कि उनकी बेटी पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए उससे भी बड़ा राजा जो है वो ढूंढूंगा। तो उन्होंने स्वयंवर रचाया जिसमें बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और पृथ्वीराज चौहान की इंसल्ट करने के लिए उसका एक स्टैचू, उसका एक पुतला बनवाकर बाहर गेट के पास रख दिया कि ये हमारा आज का चौकीदार है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान आए वहाँ पर घोड़े पे सवार होके और उसकी बेटी को वहाँ से भगा करके ले गए। तो भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद की क्या कर दी, इंसल्ट कर दी। और उसी इंसल्ट का बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी की हेल्प की। इन दोनों की आर्मीज मिलके एक बड़ी आर्मी बन गई, जिसकी वजह से जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था, इन 1193 ही मेड दिल्ली एज हिज कैपिटल। तो उसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया और वहीं पर रहने लगा। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे कि उनका जो सारा फाइनेंशियल काम होता था, जो भी राज्य में क्या क्या काम होने हैं वो कहाँ से चलते थे, वो उनकी कैपिटल बन जाती थी। जो मोहम्मद गौरी था, इसका मेन मोटिव था इंडिया में अपना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करना, अपना रूल इस्टेब्लिश करना, अपने जो एरिया है उसको एक्सपेंड करना। ये किसी से दोस्ती नहीं करने आया था। इन 1194 ही डिफीटेड जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावर। वही राजा जयचंद जिन्होंने हेल्प की थी उसकी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, उनके साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया और मोहम्मद गौरी ने उसी राजा पर अटैक कर दिया इन द बैटल ऑफ चंदावर और उनको हरा दिया और उनका राज्य भी कैप्चर कर लिया। जो मोहम्मद गौरी थे, इसके काफ़ी स्लेव्स थे, जिनमें से एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबिक। जो इनका स्लेव भी था वॉज हिज स्लेव एंड हिज सन इन लॉ। राजा महाराजा क्या करते थे, जो उनके वफादार नौकर हुआ करते थे, उनसे अपनी बेटियों की शादी कर देते थे इस बिलीव के साथ कि वो उनको खुश रखेगा। अगर वो उनके साथ वफादार है तो वो उनकी बेटी के साथ भी वफादार रहेगा। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबिक थे, इनको छोड़ के चले गए इंडिया में मोहम्मद गौरी और अपनी होम टाउन चले गए, लेकिन बाद में वापस आए। तो इसी बीच जो कुतुबुद्दीन ऐबिक थे, इन्होंने इंडिया में 2 मस्जिद बनवाई थी और ये पहली मस्जिद थी। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट कंस्ट्रक्टेड मस्जिद इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किस पर्सन ने मस्जिद बनवाई थी, तो हमारा आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबिक। मस्जिद कौन कौन सी बनवाई थी? कुबात उल इस्लाम जो कि दिल्ली में थी, दिल्ली में है, और दूसरी अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर। आई एम रिपीटिंग इट, कुबात उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। इन 1199 ही डिस्क्राइब्स ऐबिक, कुतुबुद्दीन ऐबिक। इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई गई थी वो उस टाइम पे एक बहुत फेमस सूफी संत हुए थे जिनका नेम था कुतुब उद दीन
बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नेम से कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई गई। कहाँ? दिल्ली में। इन 1206 गौरी डाइड इन द बैटल इन कश्मीर when Jats attacked on him, and after that Delhi's new ruler was Qutbuddin Aibak। जो मोहम्मद गौरी था वो एक बार अपने होम टाउन चला गया था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा वापस आ रहा था। तो 1206 में जब वो वापस आ रहा था तो कुछ जाट्स ने कश्मीर में उस पर हमला कर दिया और उस लड़ाई में ये मारा गया। और उसके बाद जो इंडिया में मोहम्मद गौरी ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था, वहाँ का जो न्यू रूलर बना वो कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबिक। आज हमने पढ़ा अबाउट द मीर कासिम, अबाउट मोहम्मद गजनी, अबाउट मोहम्मद गौरी। और हमारे पास एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन रहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम वॉज बॉर्न इन। मैंने आपको अभी बताया कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे ये 695 AD में इनका बर्थ हुआ था। 695 AD में इनका बर्थ हुआ था। और अगर हमें पूछा जाए कि डेथ कब हुई थी, डेथ हुई थी 715 एट द एज ऑफ 20, एट एज ऑफ 20। और अगर हमें पूछे कि ये इंडिया में कब आए थे, तो ये इंडिया में आए थे इन 712 AD at the age of 17। and the अभी हमने पढ़ा and the only impact of his entrance in India was the introduction of जजिया टैक्स, जो कि एक रिलीजियस टैक्स था। इन्होंने कहा इंडिया एक रिच कंट्री है और यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, जब भी कोई पर्सन अपने देवी देवता के, अपने गॉड के दर्शन करने के लिए जाएगा तो वो अपने एरिया के राजा से परमिशन लेगा और उसको टैक्स पे करके जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ मोहम्मद गजनवी या गजनी। अच्छा, हमारे पास एक चीज़ और, हिस्ट्री में जो मोहम्मद वर्ड है, मोहम्मद वर्ड है, इसको महमूद भी लिखा जाता है, महमूद भी लिखा जाता है। और मैंने आपको बताया कि गजनवी या फिर गजनी ये एक ही चीज़ है, उसको गजनवी भी बोला जाता है, गजनी भी बोला जाता है। कौन थे फादर? सबुकतागिन, सबुकतागिन जो कि रूलर थे गजनी के। सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स कमिट सुसाइड आफ्टर बैटल विद महमूद। महमूद यहाँ पे गजनी। कौन से रूलर ने सुसाइड कर लिया था लड़ाई में हारने के बाद? किससे? महमूद गजनवी से। तो ऑप्शंस है भीमदेव, नहीं, हमने तो भीमदेव नाम का कोई रूलर ही नहीं पढ़ा। राज्यपाल, नो। जयपाल, जयपाला हमने पढ़ा है, यस जयपाला थे, इसका राइट आंसर है जयपाला। सुखपाल, नो। जो जयपाला थे मैंने अभी बताया आपको कि ये पंजाब के रूलर थे और 1001 AD में लड़ाई हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद। इस लड़ाई में हार गए थे, इनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई थी, इन्होंने सुसाइड कर लिया था। इन विच ईयर मोहम्मद गजनी अटैक्ड ऑन सोमनाथ टेम्पल। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर कौन से ईयर पे में अटैक किया था? 1025 AD, अभी हमने पढ़ा। मोहम्मद ऑफ गजनबी इन्वेड इंडिया हाउ मैनी टाइम्स। मोहम्मद गजनी ने इंडिया पर कितने बार अटैक किया? 17 टाइम्स। और अगर हमें पूछा जाए कि जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी, उन्होंने कितने बार अटैक किया? मोहम्मद गौरी ने कितने बार अटैक किया ऑन चौहान डायनेस्टी?
then our answer will be 16 times. 16 times. In which year Battle of Chandavar was fought? Battle of Chandavar हमने अभी अभी पढ़ा, किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद गौरी वर्सेस राजा जयचंद। मोहम्मद गौरी वर्सेस राजा जयचंद। जो राजा जयचंद थे ये एक गढ़वाल रूलर थे। गढ़वाल इनके वंश का नेम था। गढ़वाल इनके वंश का नेम था। और अगर हमें जगह पूछ ले कि किस पर्टिकुलर जगह के रूलर थे ये थे कन्नौज के रूलर। कन्नौज रूलर थे ये, ठीक है। और ये बैटल हुई कब थी? 1194 एडी में। राजा जयचंद वॉज बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी? अभी अभी मैंने बताया गढ़वाल डायनेस्टी। मंगोल डायनेस्टी? नो, हम मंगोल डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री में, क्योंकि ये डायनेस्टी इंडिया की नहीं थी। ये लोग आए थे, इन्होंने अटैक्स किए थे, लेकिन कभी भी अपना रूल इस्टेब्लिश नहीं किया था। गौर डायनेस्टी? गौर मोहम्मद गौरी के नाम से गौर वर्ड यूज किया गया है। उसकी कोई आगे डायनेस्टी नहीं हुई थी, वो एक ही पर्टिकुलर सिंगल राजा था। हमारे पास डायनेस्टी जो है, हम बोलते हैं डायनेस्टी वर्ड, यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। डायनेस्टी का मतलब होता है कि हमारे पास एक वंश, उसमें बहुत से लोग आए, ठीक है। तो जब एक ही कोई वंश के बहुत से लोग आते हैं, रूल करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो बन जाती है डायनेस्टी। जैसे कि हमारे पास स्लेव डायनेस्टी हम पढ़ेंगे। जो स्लेव डायनेस्टी है ये कौन सी फैमिली से को बोला जाता है? जो कि हमारे पास कुतुब-उद-दीन ऐबिक थे, उनको और उनकी जो आगे फैमिली हुई थी उनको स्लेव वंश बोला जाता है। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव मतलब कि नौकर। उनको क्यों ऐसे बोला जाता है? क्योंकि वो मोहम्मद गौरी के नौकर थे, कुतुब-उद-दीन ऐबिक, और उनकी फैमिली जो आगे आई उनको बोला जाता है फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार इज इन। जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पर है? ये है हमारे पास कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की पिक्चर है ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, दिल्ली में है। हैदराबाद में मैंने आपको आज क्या बताया है? 4 मीनार। और हमने कुतुब मीनार के बारे में और क्या पढ़ा है? कुतुब मीनार किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी? कुतुब-उद-दीन ऐबिक ने। इन्होंने क्या किया था? स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। कब? इन 1199 एडी में। और जो कुतुब मीनार है इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने करवाई थी? ये भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट करवाई थी किन्होंने? इल्तुतमिश नेम के रूलर हुए थे। ये भी स्लेव डायनेस्टी में ही हुए थे। ये कुतुबुद्दीन के सन इन लॉ थे, जमाई थे, हम पढ़ेंगे। इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई थी इसकी कंस्ट्रक्शन। और भी हमारे पास कुतुब मीनार के बारे में पॉइंट्स हैं। कुतुब मीनार का एक एंट्रेंस डोर है। कुतुब मीनार का एक एंट्रेंस डोर है अलाई दरवाज़ा। ये एक अलाउद्दीन खिलजी नेम का रूलर हुआ है फ्रॉम खिलजी डायनेस्टी
उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया था जो कि है एक एंट्रेंस डोर। उसके बाद फिर हमारे पास कुतुब मीनार के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो कुतुब मीनार है मोहम्मद फिरोज तुगलक, इसको फिरोज शाह तुगलक भी बोला जाता है, सिंपली फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने जो कुतुब मीनार था उसका जो टॉप फ्लोर था, टॉप स्टोरी थी, उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। कंस्ट्रक्टेड टॉप फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार, और जो बाकी का हिस्सा था नीचे वाला उसकी मुरम्मत भी करवाई थी एंड रिपेयर्ड इट। एक और पर्सन थे जिन्होंने इसकी मुरम्मत करवाई थी, वो थे सिकंदर लोधी। एक और पर्सन थे जिनका नेम था सिकंदर लोधी, इन्होंने भी इसकी रिपेयर करवाई थी। तो कुतुब मीनार के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं? दिल्ली में है। कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन थी वो कुतुबुद्दीन ऐबिक ने 1199 में स्टार्ट करवाई थी। हमने अभी पढ़ा है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो उस टाइम के एक बहुत ही फेमस रिलीजियस सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नेम से स्टार्ट करवाई गई थी। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट थी वो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबिक के जमाई थे, सन इन लॉ थे, उन्होंने करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था जो कि एंट्रेंस डोर है अब कुतुब मीनार का। मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो टॉप फ्लोर था उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था और इसकी मुरम्मत करवाई थी। और सिकंदर लोधी हुए थे फ्रॉम द लोधी वंश, उन्होंने भी इसकी मुरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के जो राज्य में थे वो कवि थे, वो कौन थे? फिरदुआसी? नो, फिरदुआसी हमने पढ़ा है, ये राइटर थे किसके राज्य में? मोहम्मद गजनी के राज्य में हुए थे ये। अबू बकर? नो। चंद ब्रदई? यस, जो चंद ब्रदई थे ये कोर्ट पोएट थे, उसके फ्रेंड भी थे और इन्होंने बायोग्राफी लिखी है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज रासो जो है वो बायोग्राफी लिखी है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी वॉज डाइड इन। हमने अभी पढ़ा है जो मोहम्मद गौरी है वो 1206 में उसकी डेथ हुई थी जब कश्मीर में कुछ जाट लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।